एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको फल का निर्माण और बीज का निर्माण जो शेष पार्ट ये दोनों बचा हुआ है इसको आज हम कवर करेंगे। और इसी कवर के साथ आज जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्विज निषेचन के बाद की जो पश्च अवस्था होती है उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है, जिसमें मैंने दो पढ़ा था, भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे बीज का निर्माण और फल का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं हम पहले बीज का निर्माण। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि दोहरा निषेचन होता है तो क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या बदलाव आता है, आप लोगों ने इसको भी देखा था। तो बदलाव के रूप में ये जो अंकुरी है, पंखुड़ी है, ये सारे चीज़ क्या आ जाते हैं, सब ये खत्म हो जाते हैं, सारे मुरझा जाते हैं, धूमिल होके सब गिर जाते हैं। ठीक है, यह भी गिर जाता है। कुछ में रहता है ये वाला भाग, तो वो मैंने बता दिया था टमाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भाग यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये सारी भाग जो है ये इंड हो जाता है। ध्यान समझिएगा क्यों बता रहा हूँ, कैसे है ना, समझिएगा ध्यान से। तो ये सब निषेचन के बाद जो है बेकार हो जाती है, झड़ के गिर जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है क्या कि इतना सा भाग जो बचा हुआ है ये आपका अंडाशय बचा हुआ। ठीक है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड बचा हुआ। देखिए ये बीजांड बचा हुआ है और बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूणपोष है और वहाँ पे क्या है, भ्रूण है ना। तो भ्रूणपोष को तो हमने देखा था। अब बचा हुआ यहाँ मान लीजिए ये जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ से, इसको बीजांड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बीजांड बोलते हैं, बीजांड। अब देखिए धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन इस बीजांड के अंतर्गत हुआ, हम लोगों ने देखा। अब क्या होती है कि बीज का निर्माण हम देखेंगे। तो तीसरा अगला टॉपिक ये है बीज का निर्माण या विकास भी कह सकते हो इसको, है ना, निर्माण। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, इसको देखते हैं मैं। तो बीज का निर्माण जो है कैसे होगा, तो यहाँ देख लिए कैसे था, कैसे बन गया। अब बीज कहाँ बनेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो भाग है ना, ये वाला भाग है ना, ये हुआ आपका बीजांड। जब निषेचन के बाद, समझिएगा ध्यान से, पहले समझ लीजिए, निषेचन क्रिया होने के बाद, निषेचन मीन्स दोहरा निषेचन। ठीक है, निषेचन क्रिया होने के बाद बीजांड के जो अंदर है बहुत रंग का परिवर्तन होता है, अनेक परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तन के फलस्वरूप परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी परिवर्तन के फलस्वरूप परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। कब, जब इसमें बहुत सारे रंग के परिवर्तन होते। क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो आपने देखा, मैं फूल धूमिल हो गया, ये हट गया, ये झड़ गया, वो झड़ गया, उसके बाद अंदर भ्रूण बना, भ्रूणपोष बना, बहुत सारे परिवर्तन हुआ है ना। सारे चीज मैंने इससे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीजांड है इसमें अनेक जो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद लास्टली फाइनली क्या होता है, एक जब ये बीजांड परिपक्व मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब यही बीजांड क्या होता है, परिपक्व हो जाता है ना, यही परिपक्व हो जाता है, तब क्या होता है, तब बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे निषेचन के बाद बीजांड के अंदर अनेकों परिवर्तन होते हैं, उसी परिवर्तनों के फलस्वरूप एक परिपक्व बीजांड से, है ना, परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण होता है। क्लियर हो गई। एक ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ही फेमस बनता है कि बीज का निर्माण कहाँ होता है, तो आप वहाँ पर रहेगा परिपक्व बीजांड, सिर्फ बीजांड भी रहेगा। तो अगर परिपक्व बीजांड रहेगा तो परिपक्व बीजांड आपको सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो ये अक्सर है ना घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना पड़ेगा बीजांड है और परिपक्व बीजांड है, तो आप परिपक्व बीजांड को मारोगे, है ना, अनमेच्योर्ड बीजांड को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि भाई बीज का निर्माण कहाँ से हुआ, एक परिपक्व बीजांड से हुआ। अब बात आती है बीज का अंकुरन, है ना, देखते ध्यान से। अब बात हम करें थोड़ा सा
बीज का अंकुरन मीन्स इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है। मान लीजिए सीड तो होता है ना, एक बीज पत्री भी बीज होता है, दो बीज पत्री भी बीज होता है। 11 में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने डिटेल से सीखा था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बता दूँ आपको, एक बीज पत्री जो होता है जैसे धान है, गेहूँ है ना, इसमें क्या होता है एक बीज पत्र होते हैं, ठीक। और दो बीज पत्री में दाल जैसे हो गए, अरहर हो गए, मूंग हो गए, है ना, चना हो गया, ये सब है दो बीज पत्री, इसमें दो दल पत्र होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं चर्चाएं कर चुका हूँ, 11 में डिटेल से पढ़े हो। तो बीज का अंकुरन जो होता है, मान लीजिए किसी बीज को हमने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मक्का का बीज मैंने बता दिया, लिख दिया, बना दिया। अब इसमें देखेंगे कि अंकुरन कैसे होता है। एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बीज में जो होती है ये कैपेसिटी होती है कि ये एक दिन से लेके हजारों हजार साल तक भी इसमें कैपेसिटी होती है अंकुरन की। सुषुप्तावस्था से चुपचाप जो पड़ा हुआ है बीज में कैपेसिटी जो है वो हजारों साल के बाद भी उग जाता है। हम अंकुरन की क्षमता जो बताएंगे उम्र उसमें, उसकी चर्चा हम अभी आज की वीडियो में मैं करूँगा। तो किस में कितना कैपेसिटी होती है, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में दर्शाया गया है, मैं उसकी चर्चा अभी करूँगा। तो अभी मैं अंकुरन को बता रहा हूँ कि बीज अंकुरन कैसे होता है, कहाँ से क्या निकलता है। तो मान लीजिए ये बीज है, ठीक है, तो बीज है, तो ये बीज है, इसमें बीजांड में क्या बीजांड द्वार भी होता है जो अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई भी बीज जो होती है वो कहाँ होता है, ये बीज है, ठीक है, और बीज है ये मान लीजिए बीज हो गई, और ये जो है इसका हो गया भ्रूण हो गया, क्या होगा ये भ्रूण है, ठीक है, ये बीज है, ये कवर जो है ये भ्रूण है, ठीक है। अब भ्रूण जो है, भ्रूण के अंदर क्या होता है, बीज होता है, किस अवस्था में रहता है, भ्रूण रहता है, बीज के अंदर जो भ्रूण है सुषुप्तावस्था में रहता है, सुषुप्तावस्था। लिखिए, ध्यान से सुन के लिखिएगा कि बीज है भ्रूण के अंदर, है भ्रूण के क्या आता है, अंदर रहता है, सुषुप्तावस्था में रहता है, मीन्स पड़ा हुआ रहता है ना। सुषुप्तावस्था में कब तक पड़ा हुआ रहेगा, है ना, कब तक पड़ा हुआ, तो यहाँ लिखते हैं जब तक उसमें अनुकूल वातावरण नहीं आ जाए, तब तक क्या होगा, सुषुप्तावस्था में बीज जो है पड़ा हुआ रहेगा भ्रूण के अंदर। लेकिन जब इसमें, है ना, लेकिन अब देखिए यहाँ से, लेकिन जब इसमें, है ना, किसमें, जब ये भ्रूण है उसके अंदर जो पड़ा हुआ है, तो भ्रूण में क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव यहाँ कैसे आएगा, तो जब इसमें क्या होता है, अनुकूल वातावरण आता है, अनुकूल वातावरण अर्थात क्या, कैसे मानेंगे अनुकूल वातावरण है, अर्थात इसमें क्या हो गया, नमी मिल गई, इसमें ताप आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये सारे चीज़ अगर मिल जाएगा, इसका वेट करता है। जब इसको मिल जाए, जैसे देखते हो घर में रखते हैं झींगा का, कद्दू का बीज, जब उसको रोपते हैं तो 1 सप्ताह के बाद अंकुरन होता है, ठीक है। तो पहले यूँ पड़ा हुआ, इसका मतलब अंदर में कैपेसिटी है उसमें। तो जैसे यहाँ पे ये सब मिल जाता है ना, अर्थात नमी, ताप, ऑक्सीजन है ना, मिलना या मिल जाता है, क्या होता है, मिल जाता है, तब क्या होता है, बीज तब जो है भ्रूण जो है, भ्रूण के अंदर ना बीज होता है, तब क्या होता है, भ्रूण क्रियाशील हो जाता है, क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है, तब क्या होता है, भ्रूण क्रियाशील हो जाता है। तो क्रियाशील होने का मतलब क्या, एक्टिव हो गया, अंदर कैसे गया, तो बीजांड होता है ना, ये बीजांड द्वारा उसी के अंदर से नमी मिलता है उसको, तो ये एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए बीज के अंदर ये बीज है, यहाँ ये बीज है, ये भ्रूण पोष था, एक्टिव हो गया चारों तरफ से, मैंने इसी मान लीजिए बीज है, मेन बात यहाँ है ना, ये तो एक्टिव हो गया, तब क्या होगा, ये जर्मिनेशन करने के लिए, मीन्स अंकुरन करने के लिए कार्य करेगा, प्रोसेस करेगा। तो जब प्रोसेस करता है तो उसके बीच में जो अक्ष होता है ना, जो अक्ष होता है, अक्ष से क्या निकलता है, देखिए एक ऊपर की ओर जाता है
है ना, एक ऊपर की ओर जाता है, तो जो ऊपर की ओर ले जाता है ना जहां से, उसको बोलते हैं हम हैं पराकूर, पराकूर बोलते हैं। और ये अक्ष से नीचे की ओर जो जाता है, ले जाता है ना, जैसे ये धरती है तो यहाँ जर बनाया, तो जर कौन बनाया, वो बनाया मूलांकुर, मूलांकुर बनाया। तो मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ के, ठीक है, मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का, किसका निर्माण होता है यहाँ पे, जड़ का, ठीक है। अब यहाँ से अक्ष से ऊपर की ओर ले गया, है ना, ऊपर की ओर धरती की है, ऊपर ले गया, ये तो मालूम मिट्टी नहीं है, ये तो मिट्टी के अंदर है, ठीक है, ये मिट्टी यहाँ नहीं, यहाँ मिट्टी तो यहाँ है, मिट्टी के अंदर ये है, तो अंदर जड़ बना दिया, तो मूलांकुर बना दिया जड़ अक्ष से लेके, और अक्ष से ऊपर जो है वो पराकुर बनाया। और ये क्या करता, आगे बढ़ता है तो तना, फल, फूल सब लगता है। तो ये जो पूरे भाग है जमीन के ऊपर जो दिखाई पड़ता है, यही पराकुर जो आगे डेवलप करता है। निकल गया, पराकुर से निकल गया था ना, है ना, इसका होता ना, निकल गया, और तना है, फल फूल, पूरा बीज पौधा जो बन जाता है, पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र, प्ररोह तंत्र जिसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ये है रूट सिस्टम, जमीन के जो भीतर है वो रूट सिस्टम है, ये क्या है, शूट सिस्टम है। ये सब बातें छोटी छोटी क्लास में हम लोगों ने भी चर्चा आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, तो ये बीज का क्या हो गया, आपको अंकुरण आपको समझ में आ गया होगा कि बीज चुपचाप पड़ा हुआ रहता है जब तक उसमें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव के होने के बाद क्या करता है, उसका जो अक्ष है बीज का, उससे ऊपर की ओर जाता है तो पराकूर निकलता है, पराकूर जो है तना निर्माण कर देता है, और नीचे अक्ष के नीचे जो बढ़ता है वो मूलांकुर बढ़ता है, जो बीज जड़ का निर्माण करता है। अब जड़ बन गया, ऊपर से फिर क्या गया और ऊपर जो है प्राकृत से तना का निर्माण हो जाता है, जो आगे चल के प्ररोह तंत्र सिस्टम बन जाता है। इस तरह से सारे पौधों बीजों में इस तरह से होता है। अब ये बात हो गई कि आपने क्या देखा कि बीज का अंकुरण। अब हम देखते हैं बीज का जो कैपेसिटी होती है ना, क्षमता होती है, अंकुरण क्षमता होती है, वो कैसे क्या है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको बताता हूँ। अब देखिए बीज में अंकुरण की क्षमता किसमें कितनी होती है। स्पेशल भी जर्मिनेशन कुछ खास बीजों में होता है। देखिए वो क्या क्या होता है। एक ल्यूपिनस आर्कटिकस है, एनसीईआरटी बुक में ये दर्ज है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है इसको, है ना। ल्यूपिनस आर्कटिकस है जो 10,000 वर्ष सुसुप्ति में चुपचाप पड़ा हुआ था, है ना, और 10,000 वर्ष के बाद उसमें अंकुरण हुआ और फूल हुआ उसमें, ठीक है। मीन्स पौधा बना 10,000 वर्ष के बाद। समझिए कि उसमें कितनी कैपेसिटी थी और पेशेंस वाला की रहा, उसमें अंकुरण की क्षमता 10,000 सालों तक बनी रही, जिसको आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में ये देखने को मिला, वहाँ से ये रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे 10,000 वर्ष के बाद जो है वो अंकुरित और पुष्पित हुआ। तो सवाल बन सकता है कि कौन ऐसा बीज है ना, जो 10,000 वर्ष के बाद अंकुरित हुआ। उसमें नाम आपको आएगा ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो 10,000 वर्ष के बाद कहाँ मिला था, ये आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में। ठीक इसी तरह हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है, एक यहाँ पर देखिए फोएनिक्स डेक्टिलिफेरा। ये फोएनिक्स डेक्टिलिफेरा क्या है, ये 2000 वर्ष के बाद पुष्पित हुआ, है ना। जो कहाँ मिला गया था, ये मृत सागर के किंग हेराल्ड के महल की जब खोजबीन पुरातत्विक खुदाई हो रहा था, उसी समय जब ये मिला, जब इसकी सर्च की गई, जांच पड़ताल की गई, तो मालूम चला ये तो 2000 वर्ष के बाद पुष्पित हुआ है ना। इसमें अंकुरण क्षमताएं आगे डिटेल्स बनाए मैंने, इसके 2000 तक ये भी चुपचाप था, है ना, सुसुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ था। मीन्स इसको अनुकूल वातावरण इतने सालों के बाद मिला, और इसको जो है 10,000 के बाद अनुकूल वातावरण मिला। जैसे भी हो, तो ये नमूना सा एक स्पेशल सी बातें हुई है। और बीज की जो संख्या होती है, कुछ एक दो चर्चा उसमें दिया हुआ है। तो जैसे आर्कटिक बीज है, वो एक फल में हजारों हजार से ऊपर भी जो है, हजार जो संख्या उसकी बीजों की संख्या होती है। उसी से बेराबैंकी है, स्ट्राइगा है, ये सभी नाम दिया हुआ है। इसमें अनेकों
जो है अधिक संख्या में बीज के मतलब फल के अंदर जो है बीज का निर्माण होता है। तो ये बातें आपको हो गई बीज का अंकुरण क्षमता आ गई। उसके बाद इसके पहले बीज का निर्माण आपने पढ़ा था। अब आप पढ़ लो बीज का जो है महत्व क्या है, बीज के जो आर्थिक महत्व होते हैं उस चीज़ की चर्चा कर लीजिए। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं बताता हूँ बीज का महत्व। अब देखते हैं बीज का महत्व। बीज का महत्व में हम क्या देखेंगे कि बीज जो है हमें कितने बेनिफिट्स देते हैं, उससे हमको क्या क्या लाभ पहुंचता है। तो आइए देखते हैं कि बीज में पर्याप्त भोजन संग्रहित रहता है, जो क्या करता है, भ्रूण के पोषण एवं अंकुरण में सहायता होता है। इसके साथ साथ हमें खाने पीने में तेल की मात्राएं जो है किसी को भोजन के रूप में लेते हैं, भोजन बनाने के रूप में लेते हैं, अनेकों प्रकार के जो आपके आसपास की चीज़ें हैं कि किसी के बीज से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आप अपने से भी इमेजिनेशन करके बहुत बातें इसमें समझ सकते हो। तो पहली बात है आप देख लिया कि इसमें भोजन संग्रहित रहता है बीज में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ इससे तेल, रेशा, मसाला, पेय पदार्थ इत्यादि निकलता है। यह बात भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। उसके बाद बीजों का वायु, जल, पक्षी और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बड़ी आसानी से किया जाता है। मीन्स क्या, आप देखते छोटा छोटा कोई बीज होता है तो हवा में टहलते टहलते यहाँ से वहाँ पहुँच गया, एक जगह दूसरी जगह हो गया। चिड़िया इसको ले गई अपनी चोंच में, यहाँ से वहाँ कर दिया, ये भी प्रकीर्णन हुआ, है ना। तो कहने मतलब है बीज का जो है प्रकीर्णन किसके पक्षी भी कर सकता है, जंतु कर सकता है, जल भी कर सकता है भाते भाते, और वायु भी कर सकता है। ये इस तरह से आपका प्रकीर्णन बीज का जो है आसानी से हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। चलिए उसके बाद है बीज पर हमारी क्या है, संपूर्ण कृषि आधारित है। पूरा इंडिया की बात करेंगे तो संपूर्ण कृषि आधारित 70% लोग है ना कृषक हैं, और पूरा दुनिया की बात करेंगे तो पूरा दुनिया ही ये जो है बीज पर डिपेंड करता है। मीन्स उसी पर हमारी संपूर्ण कृषि जो है मीन्स पूरा वर्ल्ड का डिपेंड करता है। तो ये बीज के इम्पोर्टेंस में आप लोगों ने 4 बातों को देखा। इसके अलावा भी आपको अगर लगे कि यह भी बीज का महत्व है, आप उसको भी दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए बीज के बारे में। अब देखते हैं फल के बारे में। अब फल मैं इसी से बताऊंगा क्योंकि ये रखा हुआ अभी जिस तरह से बीजांड जो है यहाँ तक बीजांड था, है ना। अब देखते हैं फल का निर्माण। तो इसको इतना से लिखिए, मैं बताता हूँ फल का निर्माण अब कैसे होता है। अब देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो आइए अच्छी तरह से इसको समझें। जिस तरह से मैंने बीज का निर्माण देखा, अब देखते हैं फल का निर्माण। ये लास्ट टॉपिक है इस पुष्पी पादप लिंगी जैन के अंतर्गत। ये 15वां वीडियो चल रहा है। इसके पहले आप लोगों ने 1 से अगर 14 तक नहीं देखे हैं, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप कृपया कर 1 से लेके 15वां वीडियो तक देखें एक एक करके, तो पूरा चैप्टर आपको आपकी मुट्ठी में आ जाएगी बस, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको हम कि फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। फल का निर्माण कैसे होता है तो चलते हैं यहाँ पे। आपको इसके पहले मैंने बताया था बीज के बारे में। तो बीज में क्या देखे थे, ये जो अंडाशय यहाँ पर है अंडाशय, और यहाँ पे ये उसके अंदर बीजांड है। और जब परिपक्व हुआ था तो ये जो परिपक्व हुआ था तो ये बीजांड परिपक्व हुआ था तो बीज बना था। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा। अब बात आती है क्या, ये तो सब खत्म हो चुका है, ये अंडाशय का भाग। अब अंडाशय हुआ, ये स्टिग्मा वर्तिका खत्म है, ये अंडाशय है। अंडाशय कहाँ हो गया, इसका मतलब यहाँ से लेके ये जो पूरा भाग है, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये पूरा भाग जब परिवर्तन होता है, जब ये अनेक इसमें परिवर्तन होते हैं, चाहे बीज का बनना, भ्रूण का बनना, भ्रूणपोष का बनना, सब कुछ परिवर्तन किसके अंदर होता है, इस अंडाशय के अंदर होता है ना। उस परिवर्तन के फलस्वरूप अंततः किसका निर्माण होता है, एक फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि निषेचन मीन्स दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय में जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अनेकों परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्या होता है, एक अंडाशय से, है ना, एक परिपक्व कह सकते हो, एक परिपक्व अंडाशय से क्या बनता है, फल का निर्माण होता है ना। फल का निर्माण
होता है। तो सवाल यहाँ बना क्या कि बीजा एक परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण और एक परिपक्व अंडाशय से किसका, फल का निर्माण। लोग ऐसे सीधे कहते हैं अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीजांड में है ना परिपक्व बीजांड होना, एक परिपक्व बीजांड होना अनिवार्य है, बोलना जरूरी है, ठीक है। तो देख लिया कि फल का निर्माण कैसे हुआ, अंडाशय से हुआ। अब अंडाशय से निकलता है ना, तो ये देखिए ये है बीजांड, ये वाला भाग जो है अंडाशय भित्ति है ये, ठीक है। ये क्या है, ये अंडाशय भित्ति है। अंडाशय भित्ति धीरे 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 परिपक्व होकर क्या बन जाता है, फल भित्ति बन जाता है ना। अंडाशय ये देखिए क्या है, ये जो भाग है जो बीजांड के चारों तरफ जो भाग है क्या है, ये जो भाग है क्या है, ये इसको कहते हैं आपको अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति जिसको बोलते हम हैं ओवरी, ओवरी वाल। अब इसमें जब मांसल क्रिया होती है, जब परिवर्तन होता है, कब हो रहा है, ये दोहरा निषेचन के बाद, बीज भी बना निषेचन के बाद, अब उसके बाद जो फल बन रहा है वो भी निषेचन के बाद ही बन रहा है। तो अंडाशय भित्ति होता है। अंडाशय भित्ति से क्या बनता है, धीरे धीरे करके जब ये आगे बढ़ता है तो ये बनता है आपको फल भित्ति बनता है। क्या बनता है, फल भित्ति बनता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बनते हैं इसको, पेरिकार्प। किसमें, इस अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय से यहाँ आगे अंडाशय जो भित्ति है ये पूरा अंडाशय का कवर है, मांसल भाग है ये, और उसी से अंडाशय भित्ति को बोलते हैं। और अंडाशय भित्ति में क्या होता है, फल भित्ति बन जाता है, रूप लेता है। अंडाशय भित्ति धीरे धीरे क्या फल भित्ति का रूप बोलता है। अब फल भित्ति क्या हो सकता है, फल भित्ति जो होता है आपका, फल भित्ति जो होता है मोटा भी हो सकता है, मोटा भी है या पतला भी हो सकता है, या पतला भी हो सकता है। कौन, फल भित्ति, ये वाला भाग सब फल का अलग अलग है। तो फल भित्ति जो है आपका मोटा भी और पतला भी। अगर फल भित्ति है ना, देखिए अगर फल भित्ति क्या है, अगर मोटा है तब इसके कितने पार्ट उसमें होते हैं, इसके तीन भाग दिखाई पड़ता है। तब कितने भाग दिखाई पड़ते हैं, इसके 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो पहला भाग जो होता है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। दूसरा जो होता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। और इसको होता है, तीसरा होता है अंतः फल भित्ति, जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंडोकार्प, इसको बोलेंगे हम मीजोकार्प, और ये है आपका एपीकार्प। और तीनों मिला दो इसको, है ना, ये तीनों मिला दो इसको तो ये हो जाएगा फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। अब ये आगे बढ़ेगा तो यही क्या, अंडाशय भित्ति, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आप इसको फिगर में देखना हो, देखिए मैं आपको आम का फिगर बता दूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ चलिए, ये जो है भाग देखिए, ये आम है, ये यहाँ पे गुठली है, और यहाँ पे ये पपड़ी है ना, ऊपर भाग, ऊपरी वाला भाग जो है मांसल गुदेदार भाग होता है, ये है, मान लीजिए आम है ये। तो आम का क्या है, ये छिलका जो भाग है ये होता है बाह्य फल भित्ति, समझिएगा ध्यान से, ये होता है बाह्य फल भित्ति। मीन्स है ना, आम के जो ऊपर छिलका होता है, पपड़ी का निर्माण करता है, छिलका निर्माण करता है, उसको बोलते हैं एपीकार्प, फल भित्ति, है ना, बाह्य फल भित्ति। और उसके बाद पपड़ी हटाने के बाद जो गुदेदार रसीला भाग जो होता है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, जिसको हम लोग आम का खाते हैं। तो एक सवाल बनता है कि आम का कौन सा भाग खाते हैं, लीची कौन सा भाग खाते हैं। तो यहाँ पे आम का हम फल भित्ति खाते हैं, मीन्स मीजोकार्प खाते हैं, यही नागडोबा खाते हैं, और अभी मौसम भी चल रहा है उसी का, ठीक है। तो ये फल भित्ति, मध्य फल भित्ति ये भाग हुआ पपड़ी हटाने के बाद। उसके बाद अंतः फल भित्ति ये जो हुआ इसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति, मीन्स मध्य फल भित्ति के बाद मांसल गुदेदार रचना के बाद जो हार्डनुमा करानुमा जो रचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः फल भित्ति, इसे गुठली भी कहते हैं। और इसी के अंदर जो है बीज होता है ना, इसके अंदर जो है ये है 2 पार्ट में जो है टुकड़ा हुआ बटा हुआ
है ना, क्या होता है, बीज होता है, सीड होता है, ठीक है, सीड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको देख लिया, तो ये बीज अंदर है, उसके बाद कवर किया हुआ है। ऐसे भी फल के अंदर ना बीज होता है, ऊपर ढका हुआ। तो आप इस चीज़ को, ये फिगर देखना बहुत जरूरी है कि एक जो अंडाशय था उसमें कैसे कैसे करके कहाँ से बीजांड से बीज बना, और उसके बाद पूरे अंडाशय क्षेत्र जब आगे डेवलप करके परिपक्व हो जाता है तब वह फल का रूप धारण कर लेता है। अब बात आती है, क्या अंडाशय से ही सब फल का निर्माण होता है? नहीं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय से निर्माण नहीं होता है, जिसको हम अनिषेक फलन बोलते हैं। आए होता है पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया, मीन्स अनिषेक जनन। अनिषेक जनन से ही अनिषेक फल का निर्माण होता है, जिसको पार्थेनोकार्पी फ्लावर बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, है ना। तो उसको देखते हैं। पहले आप, उम्मीद है ये तो समझ गए होंगे कि फल कैसे बना। तो फल बना आपका अंडाशय से। अंडाशय से कहाँ था? तो पूरे ये अंडाशय था, उसी के अंदर ये सब चीज हो रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, तब अंततः फल का निर्माण होता है। कहाँ? अंडाशय से। अब अंडाशय से हो गया, तो अंडाशय होता है, तो अंडाशय के चारों तरफ क्या होता है? अंडाशय भित्ति होता है। अंडाशय भित्ति जब धीरे धीरे डेवलप करके क्या बनता है? वो फल भित्ति बनाता है। तो फल भित्ति हमारा क्या होता है? मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। मीन्स सभी फल के बारे में है। तो कुछ फल में अगर फल भित्ति उसका जो है अगर मोटा होता है, तब हमें उसके 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अगर फल भित्ति मोटा होता है तब कितने भाग दिखाई पड़ेंगे? 3 भाग दिखाई पड़ेगा, 1 2 3। तो क्या होगा? पहला होगा बाह्य फल भित्ति, जैसे आम है, यहाँ पे आम में फल भित्ति दिखाई पड़ता है, तो पपड़ी छिलका जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति, इसको इपिकार बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा जो है, पपड़ी हटाने के बाद गूदेदार रसीला भाग जो होता है, नाक डुबा के हम लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, मीजोकार बोलते हैं। और तीसरा जो है, एक करानुमा हार्डनुमा रचना होती है, जिसको गुठली बोलते हैं, वह अंत्य फल भित्ति कहलाता है, ठीक है, इंडोकार्प वो कहलाता है। और उसी के अंदर जो है सीड पाया जाता है। ये आपका हुआ फल का निर्माण, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि फल के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको बता रहा हूं। चलिए अब देखते हैं फल का निर्माण। तो देख लिए, अब हम देखते हैं फल के प्रकार। चलिए, फल के प्रकार यहाँ है, फल के प्रकार। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रूट, इसको देखें। फल जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है यथार्थ फल या वास्तविक फल, ठीक है, या इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, या सत्य फल, जिसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, देखिए अंग्रेजी तो एक ही हो गया, लेकिन हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो गए। यथार्थ फल, वास्तविक फल और सत्य फल, जिसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और दूसरा जो होता है, एक इसको मान लीजिए, तो दूसरा जो होता है आभासी फल, है ना, या झूठा फल, है ना, झूठा फल भी बोलते हैं, ठीक है। आभासी फल, आभासी फल, या इसको हम असत्य फल कह सकते हैं, असत्य फल, जिसको हम फॉल्स फ्रूट की संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। अब ये क्या होता है, इसको देखिए। यथार्थ ना, जैसा कि नाम है सत्य फल, तो सत्य फल, सत्य बात तो है, ये है कि अंडाशय सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जो अंडाशय से बनेगा ना, अब देखिए, इसको बीजाणुवन की बात खत्म करें, ये पूरा अंडाशय से, जो अंडाशय से बनेगा, है ना, तो वो होगा सत्य फल। क्या होगा? वो होगा ट्रू फ्रूट, वो होगा ट्रू फ्रूट होगा। और जो अंडाशय से नहीं बन के पुष्पासन, बाह्यदलपुंज और किसी अन्य भागों से जो फल का निर्माण होगा, उसको असत्य फल बोलेंगे। तो समझ गए होंगे। अब देखिए, असत्य फल, ये देखिए, ये वाला भाग था, ऐसे करके था ना, है ना, ये था आपको, और ये जो था, ये जो जिस पे लगा हुआ है ऐसा भाग, यहाँ पे ये थैलेमस है, जो कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। और यहाँ पे बाह्यदलपुंज है, जिसको कैलिक्स माना सेपल पेटल्स बोलते हैं। मतलब कुछ का ऐसा होता है, इससे भी निर्माण हो जाता है, कुछ का पुष्पासन है, इससे भी फल का निर्माण हो जाता है। तो ये इस चीज होगा, मैंने अंडाशय को छोड़ के बाकी अन्य भाग से होगा, तो वो होगा ये असत्य फल, जिसमें सेब आएगा, काजू आएगा,
ठीक है, ये अखरोट आएगा, ठीक है, इसमें आएगा झूठा फल में, मीन्स और आभासी फल में, और यहाँ जो है सत्य फल में आएगा आम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आम आएगा, टमाटर आएगा, ठीक है, टमाटर आएगा, अंगूर आएगा। तो ये सब कौन फल हो गए, ये सब कहाँ से बनेगा, अंडाशय से। कहाँ से बनेगा, ये अंडाशय से निर्माण इसका होगा, अंडाशय से निर्माण होगा, तो क्या कहलाएगा ये, अर्थात फल सत्य फल कहेगा। तो बस परिभाषा निकल गई कि सत्य फल किसे कहते हैं, जो अंडाशय से बने, है ना, उसको कहते हैं सत्य फल। जैसे हो गया आम हो गया, टमाटर हो गया, अंगूर हो गया। और सत्य फल क्या हो गया, अंडाशय को छोड़ के बाकी अन्य भाग, जैसे पुष्पासन हुआ, दलपुंज हुआ, है ना, बाह्य दलपुंज हुआ, उससे जो निर्माण हो जाता है, फल बन जाता है, उसको बोलते हैं हम असत्य फल, आभासी फल। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा सेब आएगा, काजू आएगा, अखरोट आएगा, ठीक है, ETC कर लीजिए। ये सारे कौन फल हो गए, आभासी फल हो गए। अब एक सवाल आता है, NCERT में लिखा हुआ है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। सेब को आभासी फल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेब का निर्माण जो है अंडाशय से नहीं होके पुष्पासन से होता है। अंडाशय मेन अंग हुआ, उससे नहीं होके पुष्पासन से इसका निर्माण होता है, इसीलिए सेब को हम आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फल के टाइप्स हो गए, फल के प्रकार हो गए, है ना। अब बात आती है इसी आभासी फल जो है देख लेते हैं। अब बात आती है किसका, ये टॉपिक हमारा आता है कि अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन क्या होता है, इस फल का निर्माण निषेचन के बिना ही हो जाए, माना उसमें निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा ही नहीं, फिर भी बन जाएगा फल, तो वैसे फल क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन। जिस फल का निर्माण निषेचन के बिना ही हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, केला आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, अनानास आ जाएगा, ETC, ये सब क्या हो गए, अनिषेक फलन हो गए। और अनिषेक फलन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो बोलिएगा अनिषेक जनन के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिए, वो भी सवाल है। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है, तब जाके पार्थेनोकार्पी फल का निर्माण होता है। मीन्स अनिषेक जनन होगा तो अनिषेक फलन का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने सीख लिया, अनिषेक फलन क्या होता है, फल के प्रकार क्या होते हैं। अब आती है असंग जनन। क्या आता है, असंग जनन। असंग जनन क्या होता है, ये अलैंगिक जनन से संबंधित बातें हैं। बिना युग्मक के संलयन के बिना, युग्मक संलयन होगा ही नहीं, और ये क्या होगा, एक संतति का निर्माण कर देगा। देखिए कैसे, इसमें क्या लिखेंगे, तो बिना युग्मकों के संलयन, बिना युग्मकों के संलयन से ही नए संतति का निर्माण होगा, निर्माण हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, एस्ट्रेसिया या घासों में इस प्रकार का चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो असंग जनन क्या हुआ, एपोमिक्सिस क्या हो गया, बिना युग्मक संलयन के। उसमें युग्मक संलयन नहीं होगा, उसमें युग्मक का संलयन होगा, गेमिट है ना, मेल गेमिट फीमेल गेमिट, उसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा, फिर भी नया संतति मिल जाएगा। जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, तो अलैंगिक जनन को ही तो है ना असंग जनन भी कहते हैं, मैंने दो पार्ट नर मादा आपस में मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये परिभाषा के रूप में अगर 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बिना युग्मक के संलयन से ही जिस संतति का निर्माण होता है वह प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। और एस्ट्रेसिया और घास इसका एग्जाम्पल आपको है। एक बहुभ्रूणता आता है, बहुभ्रूणता क्या हुआ, जिसमें एक से अनेक भ्रूण होते हैं। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रायोनी,
जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो वह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। तो अवस्था क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे संतरा, नारियल, नींबू आदि। और एक बात याद रखिए, और इसकी खोज 1719 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में देखकर किया था। संतरे में देख, मैंने संतरा में किया था, संतरे में इन्होंने देखा, बहुभ्रूणता को देखा था। ठीक है, किसने? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये आपका हो गया बहुभ्रूणता। जब एक बीज में क्या होता है? एक से अधिक, है ना, भ्रूण की संख्या होती है तो वो बहुभ्रूणता होती है। उसका जीता जागता नमूना है, संतरा है, नारियल है, नींबू है। ठीक है, ये बहुभ्रूणता है। वही लिक्विड के रूप में जो रहता है, रस के रूप में रहता है, वही भ्रूण है, बहुभ्रूणता। देखते हैं लास्ट टॉपिक, है ना, आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन द्विगुणित है, कौन अगुणित है। जितने भी सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, है ना, उसमें देखते हैं कि डिप्लॉयड कौन है, हिप्लॉयड कौन है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। पुष्पीय पादपों के द्विगुणित या अगुणित भाग। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ हो गया अंडाशय। अंडाशय क्या होगा? ये 2n होगा, अर्थात क्या? द्विगुणित होगा। पहले बता चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम परागकोश की बात करें। चलिए ध्यान देखते आइएगा। ये मेल का भाग है, ये फीमेल का भाग है, ये फीमेल का भाग है, तो ये मेल का भाग है। क्लियर है? तो परागकोश क्या होगा? ये भी क्या होगा? 2n होगा। ये भी क्या होगा? द्विगुणित होगा, है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं, अगर हम अंडाशय से किसका होगा? अंड का निर्माण होगा, अंडा का। तो ये क्या होगा? इससे अंडा की तरफ से क्या होगा? फीमेल युग्मक होता है, ये एन होगा, मीन्स क्या? हैप्लॉइड होगा, मीन्स क्या? अगुणित होगा। ठीक है ना। अंग्रेजी इसका डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड, इसका भी। चलिए चौथा, अब ये तो ये फीमेल से निकल गया, है ना, युग्मक। इसको हम एक ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा नंबर अंडा को हम बोलते हैं मादा युग्मक। अगर मादा युग्मक से अगर सवाल पूछे कि इसमें द्विगुणित अगुणित है, तो इसमें भी तो क्या होगा? एन ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा। इसको हिंदी क्या होता है? अगुणित होता है। अब उसके बाद 5वां नंबर, फिर अगर आपको परागकोश से परागकण बनता है, ये भी क्या हुआ? मेल का भाग हुआ, तो ये भी क्या होगा? एन होगा। इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। यह भी होगा। जो है परागकण को हम नर युग्मक अगर समझ के हम करें, है ना, उसी का भाग इसके अंदर होता है, मैंने परागकण के अंदर होता है। तो नर युग्मक अगर कोई पूछ दे तो उसमें भी संख्या क्या होगी? एन ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा, है ना, एन ही होगा। मीन्स ये अगुणित सर हो रहा है। अब लास्ट में एक यहाँ पर अब दोनों ये परागकण में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, मीन्स ये दोनों मिलने के बाद फाइनली जो बनता है वो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जिसको कहते हैं जायगोट बनता है। ठीक है, वो जायगोट क्या होता है? ये 2n होता है, मीन डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मैंने द्विगुणित होता है। ये सवाल आपको आता है 2 नंबर में भी, और ओएटी क्वेश्चन में आता है कि इनमें कौन द्विगुणित है, कौन अगुणित है। आप इसे समझ गए होंगे। जब मैं बता रहा था तो वहाँ भी मैंने बता रहा था कैसे माइटोसिस क्रिया होती है, कैसे म्यूसिस होती है, कौन डिप्लॉयड कौन हिप्लॉयड है। तो याद रखिए, इसमें जो मेन जो मातृ कोशिका मीन्स अंडाशय जो होता है फीमेल का, और इसमें मेल का जो परागकोश है, एंथर है, हुआ जो भी है,
तो उसमें क्या होगा, ये 2n होता है। और जब इसमें माइटोसिस की अर्धसूत्री विभाजन होती है तो इससे ये निकलेगा n होगा, फिर इससे ये निकलेगा तो भी n होगा। इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं, तो ये हुआ दोनों, ठीक है। और दोनों मिलने के बाद इसका निर्माण होता है, तो फिर एक युग्मनज से फिर भ्रूण बन जाएगा, तो भ्रूण भी 2n होगा, है ना। फीटस भी सब 2n है। अब बाकी 2n एक जो भी अब युग्मनज से क्या भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण लड़का भी लड़की हो सकता है, तो फिर वही अंडाशय पराग बनेगा, फिर 2n ही रहेगा। इस तरह से प्रक्रिया ये होती रहती है। तो इसके साथ ही आपका ये जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो पूरा अध्याय है यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे मानव जनन।